An absolute honor it is to have with us the Honorable Chief Minister of Maharashtra, Mr. Devendra Fadnavis. As we were walking in, I was telling him that the unanimous opinion here of people who have been at the Global Leadership Summit this morning, especially the global leaders that we've had, they've all said that if there is one infrastructure transformation that they've been most impressed by, it is what has happened in Maharashtra, what has happened specifically in Mumbai. And I was also telling him that we were worried that, will people be on time or not? People were actually here ahead of time because the infrastructure has improved. So, Mr. Fadnavis, congratulations to you so much. and your team for getting the job done. But आपसे पूछना चाहूँगी सर कि अभी तक तो जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर लिया वो अभी उसका रिजल्ट हमको देखने को मिल रहा है. अब आप क्या प्रायोरिटाइज करेंगे? अब किस प्रकार का आप कैपेक्स डालेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में? हमें क्या उम्मीद, क्या अपेक्षा आपसे रखनी चाहिए? अभी जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं ये केवल ट्रेलर है, असली पिक्चर अभी बाकी है. क्योंकि मुंबई और एमएमआर रीजन ये एक ऐसा रीजन है कि जो भारत की अर्थव्यवस्था को एक पावर हाउस के रूप में, एक ग्रोथ इंजन के रूप में ये डेवलप कर रहा है. और जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है इंफ्रास्ट्रक्चर लेड ग्रोथ का, उसके साथ साथ जो एक प्रकार से अर्थव्यवस्था को विस्तारित करने का जो उनका सपना है उसको पूरा करने का काम हम लोग कर रहे हैं. इसलिए अभी आपने जो देखा तो आपने कहा हम लोग यहाँ समय पर आए, तो कुछ लोगों ने मन में कहा होगा कि समय पर तो आए लेकिन बीकेसी में आने के बाद बहुत टाइम लग गया. वो तो मैं इसीलिए आपको बताना चाहता हूँ कि व्हाट इज द नेक्स्ट प्लान. आप जब ये वर्ली बांद्रा सी लिंक से बांद्रा में आते हैं तो अभी हम लोगों का एक प्लान चल रहा है कि हम बांद्रा से सीधा एक टनल ये बीकेसी में लाएंगे और बीकेसी से सीधा उस टनल को हम एयरपोर्ट ले जाएंगे. तो जिसमें आपको उसके बाद ये जो बीकेसी का जो कंजेशन है और वेस्टर्न एक्सप्रेसवे का जो कंजेशन है वो ख़त्म हो जाएगा. अभी हमारा जो बांद्रा वर्सोवा सेक्शन है उसका काम चल रहा है. बांद्रा वर्सोवा के कारण वापस हम लोग वेस्टर्न एक्सप्रेसवे जो मुंबई का 60% ट्रैफिक कैरी करता है उसको डीकंजेस्ट करेंगे. वर्सोवा से लेकर हम लोग दहीसर और दहीसर से लेकर भाईंदर, इसका काम हमने ऑलरेडी चालू कर दिया है, जिसमें कुछ टनल्स है, कुछ ब्रिजेस है, वो हमारा हो जाएगा. और फिर अभी 3 दिन पहले हमने हमारे रिकॉर्ड तोड़ने का तय किया, क्योंकि जो अटल सेतु है दैट इज़ अ 22 किलोमीटर्स ब्रिज, सी ब्रिज, जो अभी देश का सबसे लंबा सी ब्रिज है. अभी हम लोगों ने भाईंदर से लेकर तो विरार तक एक 24 किलोमीटर सी ब्रिज को मान्यता दी है कि जिसका भी हम आने वाले दिनों में काम शुरू करेंगे. तो आप ये समझ लीजिए कि मुंबई को और फिर विरार से अलीबाग तक मल्टी मॉडल कॉरिडोर का काम हमने शुरू किया है. तो एक प्रकार से एमएमआर रीजन में एक लूप तैयार कर रहे हैं हम लोग, कंप्लीट एक रिंग रोड जैसा हम लोग तैयार कर रहे हैं, जिससे आने वाले दिनों में मुंबई पूरी डीकंजेस्ट होगी. और उसके साथ साथ जो ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी है, उस ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी के लिए थाने से बोरीवली के टनल का काम हमने शुरू किया है. तो अभी थाने से अगर बोरीवली आना है तो आपको 2 घंटा 2.5 घंटा लगता है, आप 20 या 25 मिनट में आएंगे. उसके बाद मुलुंड से गोरेगांव तक के टनल का काम हमने शुरू किया है, जहाँ 1.5-2 घंटा लगता है, आप 20 मिनट में आएंगे. और ऐसा ही हम लोगों ने थाने से सीधा नई मुंबई एयरपोर्ट तक एलिवेटेड रोड का काम हम लोग शुरू कर रहे हैं. तो कुल मिलाकर अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर का विचार करेंगे तो मैं ऐसा मानता हूं कि आने वाले 5 वर्षों में देश में सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर कहीं तैयार हो रहा है तो महाराष्ट्र में और एमएमआर रीजन में हो रहा है. सर, आपने कहा कि ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है. पिक्चर का रिलीज डेट बता दीजिए. देखिए, पिक्चर का जो रिलीज डेट है, ये हमारा पिक्चर ये किश्तों में आने वाला है, तो इसलिए सीक्वेल्स में आने वाला है. इसलिए इसके अलग अलग डेट्स है, कुछ डेट 26 में, कुछ 27 में, कुछ 28 में. पर मुझे ऐसा लगता है कि 2030 तक मोस्ट ऑफ इट विल बी एबल टू कंप्लीट. तो आपने बताया कि इंस्टॉलमेंट्स में और सीक्वल्स में हमें वेट करना पड़ेगा. तो कुल मिला के
किस प्रकार का कैपेक्स का आप अनुमान कर रहे हैं कि जैसे आपने बताया कि एमएमआर का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर रहे देखिए, आज अगर हम विचार करें तो एमएमआर रीजन में जो हमारे काम चल रहे हैं, दे आर वर्थ 4 लाख करोड़, 4 लाख करोड़ के काम चल रहे हैं। और अब अगर हम इसमें जो हमारा वाडवंड पोर्ट है उसको मिला दे तो वाडवंड पोर्ट इटसेल्फ विल बी 1 लाख करोड़। तो ये वाडवंड पोर्ट तो एक प्रकार से मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद दूंगा कि ये एक ऐसा गेम चेंजर है। हमारे यहाँ अभी सबसे बड़ा पोर्ट जो है वो जेएनपीटी है, और जेएनपीटी की अभी जो क्षमता है कंटेनर ट्रैफिक हैंडल करने की, वो अब देश में सबसे बड़ी क्षमता जेएनपीटी ने तैयार की है। वाडवंड पोर्ट ये जेएनपीटी से 3 गुना बड़ा है। यहाँ नेचुरल 20 मीटर्स डीप ड्राफ्ट है। तो ये जिस दिन तैयार होगा उस दिन वाडवंड पोर्ट ये दुनिया के पहले 10 पोर्ट में होगा, और अगले 30 साल 40 साल महाराष्ट्र और देश की अर्थव्यवस्था को, और जो एक प्रकार से उसकी अगुवाई ये वाडवंड पोर्ट करेगा। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पोर्टलेट डेवलपमेंट की हम बात करते हैं तो हमने देखा कि जेएनपीए का पोर्टलेट डेवलपमेंट ये थोड़ा एक गोल्डन ट्रायंगल में रह गया, लेकिन अब हमने ऐसी व्यवस्था की है कि समृद्धि हाईवे और शक्तिपीठ हाईवे, ऐसे 2 जो हमारे हाईवेज है, इसके कारण पूरे महाराष्ट्र को हम पोर्टलेट डेवलपमेंट का लाभ देंगे, और महाराष्ट्र का ऑलमोस्ट एवरी डिस्ट्रिक्ट विल बी कनेक्टेड विद अ सुपर एक्सप्रेसवे विद द वाडवंड पोर्ट। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो एक ग्लोबल सप्लाई चेन में हम लोग एक भूमिका निभाना चाहते हैं, उसके लिए वाडवंड पोर्ट और जो हमारे हाईवेज, ये जो इकोसिस्टम हम तैयार कर रहे हैं, ये इकोसिस्टम पूरे तरीके से इसको बदल देगी। सर, आपने कहा कि जिस दिन बनेगा इट विल बी वन ऑफ द टॉप 10 पोर्ट्स इन द वर्ल्ड। किस दिन बनेगा सर? इसका पहला जो चरण है वो 3 साल में बन जाएगा। वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द वर्क। और मैं वापस कहता हूं कि देखिए, मोदी सरकार क्या डिफरेंस लाता है ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1992 में 1992 a Supreme Court committee was set up, and the Supreme Court committee said that this port comes under Dahanu natural area, so it cannot be built. और उस दिन वो समाप्त हो गया था। 2014 में मोदी जी की सरकार, हमारी सरकार यहाँ आई, तो हम लोगों ने देखा कि देश में वाडवंड पोर्ट से ज़्यादा अच्छी जगह ही नहीं है। इतना नेचुरल डीप ड्राफ्ट कि जहाँ दुनिया की सबसे बड़ी वेसल आ सकती है, ऐसा कोई दूसरी जगह पूरे भारत में नहीं है। तो इसलिए हम लोगों ने महाराष्ट्र में, मैंने एक स्टडी शुरू किया कि हम लोग जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसमें से कैसे बाहर निकल सकते हैं। तो ये ध्यान में आया कि इफ़ वी फाइंड आउट अ न्यू वे, जो राइट ऑफ वे फॉर द वाडवंड पोर्ट, तो हम इसमें से बाहर आ सकते हैं। और हमने प्रयास करके 2 सालों में एक नया राइट ऑफ वे ढूंढ कर निकाला। हम लोगों ने वो सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रेजेंट किया, मोदी जी ने हमको उसके लिए मान्यता दी। एक जॉइंट कंपनी हमने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ तैयार की। वी वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट, वी ऑब्टेन्ड ऑल द परमिशंस। सुप्रीम कोर्ट ने एक जज की कमेटी तैयार की फॉर गिविंग ऑल द परमिशंस। उसके सामने जाकर हमने सारी चीज़ें 1 साल तक सारे हियरिंग्स कंप्लीट किए, और उसका काम भी अब हमने शुरू किया है। अब वाडवंड पोर्ट का काम एक्चुअली जगह पर शुरू हो गया है। और इसके साथ साथ मैंने एक और मांग की थी। मैंने कहा, हम जब पोर्ट के लिए रिक्लेमेशन कर रहे हैं तो दुनिया में आप देखेंगे तो सारे मेजर एयरपोर्ट्स आर द रिक्लेम्ड एयरपोर्ट्स, दे आर ऑफशोर एयरपोर्ट्स। तो मैंने कहा कि भारत का पहला ऑफशोर एयरपोर्ट ये वाडवंड के साथ बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ एयरपोर्ट है, यहाँ एयरपोर्ट बनेगा, बाजू में जो हमारी बुलेट ट्रेन है वो बुलेट ट्रेन वहाँ है, और हमारा जो रोड है वो भी वहाँ तक जा रहा है। तो एक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी यहाँ पर हो जाएगी। और ये मैंने मांग की, प्रधानमंत्री जी ने तुरंत कहा कि इट इज़ अ गुड आइडिया, और उन्होंने कहा कि यहाँ हम एयरपोर्ट भी बनाएंगे। तो हमारे मुंबई का तीसरा एयरपोर्ट, दूसरा तो हमने बना दिया, तीसरा एयरपोर्ट हम वाडवंड में बनाने जा रहे हैं, जो देश का पहला ऑफशोर एयरपोर्ट होगा। और जो एक प्रकार से, चूंकि ये मुंबई है, बाजू में नई मुंबई है, तीसरी मुंबई जो बन रही है, ये हमारा जो न्यू मुंबई का एयरपोर्ट है उसकी विसिनिटी में तीसरी मुंबई बन रही है, और चौथी मुंबई हम बनाएंगे वाडवंड में। आपने पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव रोड मैप जी, हमें दिया सर। उसमें आपने बुलेट ट्रेन का जिक्र किया था, तो उसी पे मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि पटरी पे कब आएगी? नहीं, पटरी पे आ गई।
2019 में एक्सीडेंटली हमारी सरकार चली गई थी और एक्सीडेंटली दूसरी सरकार आई थी, तो एक्सीडेंटल सीएम ने उसको स्टे कर दिया था और उसका सारा काम बंद हो गया था। लेकिन वापस जैसे हम आए, हमने विद इन 3 to 4 months उसको पटरी पे लाया, लैंड एक्विजिशन कंप्लीट किया और अब जोरों से काम चल रहा है। अब कोई रुकावट नहीं है और होपफुली 2028 या 29 तक हम लोग बुलेट ट्रेन देख पाएंगे। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये बुलेट ट्रेन यहीं आ रही है बीकेसी में, और बीकेसी में बुलेट ट्रेन का जो स्टेशन है, उस स्टेशन के ऊपर हम लोग देश की एक बहुत ही आइकॉनिक इस प्रकार की एक बिल्डिंग तैयार कर रहे हैं, विच विल बी लाइक अ कमर्शियल हब। एक बहुत ज़बरदस्त ऐसा कमर्शियल हब हम लोग तैयार कर रहे हैं। और उसी के डिस्पर्सल के लिए ये जो मैंने आपको जो टनल की बात की थी, ये टनल हम लोग तैयार कर रहे हैं। टनल की भी बात आपने हमें बताई और अभी आपने कमर्शियल डेवलपमेंट की भी बात करी है, तो आई वांट टू टॉक अबाउट द फिस्कल कैपेसिटी ऑफ द स्टेट्स, बिकॉज हर स्टेट गवर्नमेंट में ये एक चैलेंज है, ये एक कंसर्न है। आपने भी मेरे साथ पिछले जो कॉन्वर्सेशन, पिछला इंटरव्यू में इसकी बात की थी, इसको एक्नॉलेज किया था। तो हाउ डू यू बैलेंस द स्टेट्स फाइनेंसेस बिटवीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एज वेल एज द वेलफेयर स्कीम्स दैट यू आर आल्सो रनिंग? देखिए, आपकी बात तो बिल्कुल सही है कि हम लोगों ने या पूरे देश में अलग अलग राज्यों ने जिस प्रकार से वेलफेयर की स्कीम्स को हाथ में लिया है, उसका एक स्ट्रेस ये हमारे बजट पर होता है और उसका कहीं ना कहीं हमारी इन्वेस्टमेंट की कैपेसिटी पर भी उसका एक परिणाम होता है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि आज हम जिस प्रकार की अर्थव्यवस्था में हैं, उस अर्थव्यवस्था में अगर आपके पास प्रोजेक्ट है, अगर आपका प्रोजेक्ट क्लीन है, अगर आपका प्रोजेक्ट बैंकेबल है, तो पैसे की कोई कमी नहीं। और फॉर्चुनेटली मिस्टर शक्तिकांत दास जी यहाँ पर है, तो वो बता पाएंगे कि हमने महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था को हमेशा फिस्कल पैरामीटर्स पर एकदम परफेक्ट रखा है। आज भी आप देखिए, हमारा डेट जीडीपी रेशियो 17% पर है। देश में अभी कई राज्य 25, 26, 28% पर पहुंचे हैं, हम लोग अभी भी 17-18% से ऊपर नहीं जा रहे। तो मुझे ऐसा लगता है आज हम लोग ये 4 लाख करोड़, 5 लाख करोड़, 10 कुल मिलाकर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का मिलाकर आज महाराष्ट्र में 11 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो ये जो सारा पैसा आ रहा है, इसका कारण यही है कि हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ये विश्वास है कि महाराष्ट्र इज कैपेसिटी टू रीपे। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड भी वैसा ही रहा है। हम लोगों ने फिस्कल डिसिप्लिन काफ़ी बड़े पैमाने पर रखी है। तो मुझे लगता है कि वी आर ट्राइंग टू मतलब स्ट्राइक अ बैलेंस कि जहाँ वेलफेयर स्कीम्स और हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड्स है, इसको हम लोगों ने बैलेंस करने की कोशिश की है। आपने पिछली बारी मुझे बताया था कि वेलफेयर स्कीम्स जैसे कि लाडली बहन स्कीम है, उसका एक प्रकार से ऑडिट चल रहा है, क्लीन अप चल रहा है, तो वो काम अब समाप्त हो चुका है या उसमें और कार्य बाकी? नहीं, अभी उसका एक पोर्शन हमने कर लिया। जो डाउटफुल अकाउंट्स हमको लग रहे थे, उनको हम लोगों ने रोककर अभी उसका फिजिकल वेरिफिकेशन हमने शुरू किया है। तो इट विल टेक अराउंड 4 to 5 months मोर। उम्मीद थी कि एसआईआर की वजह से कटौती होगी, बढ़ोतरी नहीं होगी। आप कह रहे हैं कि टर्नआउट में बढ़ोतरी हुई है एसआईआर की वजह से? बिल्कुल, क्योंकि ये जो सारे नाम थे, जो कुछ डुप्लीकेट होंगे, कुछ गलत होंगे, कुछ बांग्लादेशियों के होंगे, कोई और किसी के होंगे, तो कुल मिलाकर उसके कारण वोटर लिस्ट जो होती थी वो फूलती थी। उसमें एक अननेचुरल इस प्रकार का नंबर आता था, विच वॉज नॉट द एक्चुअल नंबर। एसआईआर के कारण एक्चुअल नंबर आया। तो आप जैसे मैं मुंबई की बात करता हूँ, हमेशा मुंबई का वोटिंग आपको 50% दिखता है। क्यों दिखता है? जिस दिन एसआईआर हो जाएगा उस दिन इसी लिस्ट के ऊपर मुंबई का 65% वोटिंग दिखेगा। तो ये हम करीब पिछले 25 सालों में हम लोगों ने हमेशा हम लोगों ने मतलब इलेक्शन कमीशन ने ही, क्योंकि ये तो कोई पॉलिटिकल पार्टी का काम नहीं, इलेक्शन कमीशन का काम है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने पिछले 25 वर्षों में हमेशा समरी रिवीजन किया। और समरी रिवीजन में प्रॉब्लम ये होता है कि आप जैसे कोई शहर, अगर मुंबई जैसा शहर है, इस शहर में कई लोग ये माइग्रेट करते हैं। कोई कांदिवली में रहता है, फिर बोरीवली चला जाता है, कोई मालाड में रहता है, मुलुंड में चला जाता है। तो ये जब माइग्रेट करते हैं तो उनका वहाँ पर भी नाम होता है, और यहाँ जाने के बाद उन्होंने फॉर्म 9 भरकर या 8 भरकर अपना नाम ट्रांसफ़र करना चाहिए, वो नहीं करते, वो फॉर्म 6 भर देते हैं और अपना नाम यहाँ भी कर देते हैं। तो इसके कारण भी प्रॉब्लम्स होते हैं।
कई बार कुछ लोग माइग्रेटरी लोग होते हैं जो लोग अपना नाम डलवा देते, तो ऐसी सारी चीज़ों का जो क्लीनअप होना चाहिए था, ये क्लीनअप पिछले 25 सालों में नहीं हुआ है। और उसके कारण हमारी जो वोटर लिस्ट है उसमें कई लोगों की संख्या बढ़ी हुई है, स्पेशली जहाँ अर्बनाइजेशन है वहाँ पर तो ये बहुत ज़्यादा हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये जो प्रोसेस अभी समरी की जगह इंटेंसिव जो रिवीजन करने का निर्णय ये इलेक्शन कमीशन ने लिया है, ये बहुत अच्छा है। और मैं तो ऐसा मानता हूँ कि आने वाले दिनों में इलेक्शन कमीशन ने ये कंप्लीट हमारी जो वोटर लिस्ट है इसको ब्लॉकचेन में कन्वर्ट करना चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य से कहीं पर भी जाए, किसी भी जगह से कहीं पर भी जाए, तब भी वो आइडेंटिफाई होना चाहिए, ताकि एक नाम बार बार ना आए या इस प्रकार से उसको भी आसानी रहे कि नाम आज किसी को अगर नाम इधर से उधर ले जाना है तो यहाँ से वहाँ उनको फॉर्म भरना है, वो फॉर्म यहाँ आकर कटवाना है, ये बड़ी प्रॉब्लम्स है, तो वो प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्शन, सर आपसे पूछना चाहेंगे बीएमसी इलेक्शंस, कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस कब तक होने की उम्मीद है? देखिए, इलेक्शन कमीशन ने जो इंडिकेशन दिया है उसके अनुसार जनवरी में वो इलेक्शंस होंगे ऐसा दिखता है, क्योंकि अभी हमारी जो छोटी कॉरपोरेशन है या जिसको हम नगर पालिकाएँ कहते हैं उनके इलेक्शन ऑलरेडी घोषित कर दिए हैं। 2 दिसंबर को उसके चुनाव है, उसके बाद जिला पंचायतों के चुनाव होंगे और फिर कॉरपोरेशंस के चुनाव होंगे। दो आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। एक तो यूएस के साथ जो हमारी बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की बात चल रही है, नेगोशिएशंस अभी फिलहाल चल ही रहे हैं, आपके स्टेट को भी इससे काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ है, काफ़ी चैलेंजेस हैं, क्योंकि कई सेक्टर्स हैं जो टैरिफ की वजह से इम्पैक्टेड है। उम्मीद की जा रही थी कि एक एक्सपोर्ट रिलीफ पैकेज बनाया जाएगा, फिलहाल उसका कोई खुलासा हुआ नहीं है, तो आप स्टेट के लेवल पे इसको कैसे डील कर रहे हैं? देखिए, जिस समय ये सारा टैरिफ वाला मसला हुआ उस समय हम लोगों ने इसका हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है इस दृष्टि से काफ़ी स्टडी किया। हम लोगों ने एक स्टडी ग्रुप भी तैयार किया। हमारा जो नीति आयोग का हमारा जो महाराष्ट्र अवतार है मित्रा, उसमें हम लोगों ने एक पूरा इसका कॉम्प्रिहेंसिव नोट तैयार किया। और जैसे प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को एक संदेशा दिया कि इसको आपदा मत समझिए, इसको अवसर समझिए, और 2 संदेश उन्होंने दिए कि लुक फॉर अल्टरनेट मार्केट्स और ज़्यादा से ज़्यादा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करके आप जो कॉस्ट है बिजनेस की, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस शुड बी ब्रॉट डाउन सो दैट इसका इम्पैक्ट बिजनेसेस जो है वो उसको एक प्रकार से सहन कर पाए। तो हम लोगों ने ये प्रयास किया कि जहाँ एक और अल्टरनेट मार्केट्स क्या हो सकते हैं इसका विचार भी हम लोगों ने किया, और साथ साथ हम लोगों ने एक मिशन हाथ में लिया कि 100 बिग रिफॉर्म्स, और 100 बिग रिफॉर्म्स के लिए हम लोगों ने एक कमेटी तैयार की और एक वॉर रूम तैयार की, और एवरी मंथ दिस वॉर रूम इज मॉनिटरिंग द रिफॉर्म प्रोसेस। सो हम लोग 100 बिग टिकट रिफॉर्म करना चाहते हैं, जिसमें से करीब 23 हम लोगों ने कर दिए हैं। और इसको जो वॉर रूम है मैं खुद उसको संचालित करता हूँ। सो सीएम्स वॉर रूम ये इसको ट्रैक करता है कि भाई ये रिफॉर्म हुए कि नहीं, इसकी प्रोसेस हुई कि नहीं, प्रोसेस होने के बाद वो नीचे तक पहुंची कि नहीं, इसको हम कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि निश्चित रूप से हम लोग इसको अवसर के रूप में इसका इस्तेमाल करेंगे। बड़े पैमाने पर हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करेंगे, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को नीचे लाने की कोशिश करेंगे, और नए मार्केट्स ये हम लोग ढूंढ रहे हैं। और हमको तो मतलब हम ढूंढ रहे का अर्थ है कि बिजनेसेस ही हमको कहते हैं, हम लोगों को सिर्फ उसमें जो हर्डल्स है, उसमें जो उनकी अड़चन है, उसको हमको दूर करना पड़ता है, वो हम लोग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हम लोग इस इम्पैक्ट को सहन करेंगे। आपने कहा कि 100 में से 23 रिफॉर्म्स, आपके जो 100 रिफॉर्म्स का प्लान है वो हो चुके हैं, तो बाकी कब होंगे सर? नहीं होंगे, क्योंकि देखिए ये एक लंबा प्रोसेस होता है रिफॉर्म का, और इट इज़ नॉट जस्ट अ रिफॉर्म ऑन अ पेपर पर रिफॉर्म करना बड़ा आसान होता है, लेकिन उसको सिंक इन करना, उसको नीचे तक पहुंचाना, उसके लिए एंड टू एंड इस प्रकार की व्यवस्थाएं खड़ी करना, ये भी करना पड़ता है। तो हमने प्रयास ये किया है कि अगले पूरे मतलब हमने 1 साल का समय दिया है 100 रिफॉर्म्स के लिए, उसके बीच हम कर लेंगे। आप प्रयास की बात कर रहे हैं, और मैं जानती हूं कि आप बहुत ट्राई कर रहे हैं कि आप स्टार्टअप्स को भी महाराष्ट्र में एक स्टार्टअप हब बनाएं। अभी अमिताभ कांत जी स्टार्टअप से बात कर रहे थे, दिल्ली में है, बेंगलोर में है, मुंबई से कोई नहीं था सर। तो स्टार्टअप्स को बॉम्बे में और मुंबई में शिफ्ट करने का आप
किस प्रकार से आगे प्रयास करेंगे? आपने अमिताभ कांत जी का ट्वीट नहीं देखा। आप जब स्टार्टअप इंडिया का रिपोर्ट प्रकाशित हुआ तो अमिताभ कांत जी का आप ट्वीट देखिए, उन्होंने ही ट्वीट किया हुआ है, स्टार्टअप इंडिया के रिपोर्ट में स्टार्टअप कैपिटल इज नॉट बैंगलोर, इट इज नॉट हैदराबाद, इट इज महाराष्ट्र, इट इज मुंबई। बाय एब्सोल्यूट नंबर्स एंड बाय एब्सोल्यूट इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र ही नंबर 1 है स्टार्टअप में। इसलिए हाँ, लेकिन और हमको करने की जरूरत है, वी कैन नॉट बी कॉम्प्लेसेंट। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि आज देश का स्टार्टअप हब ये महाराष्ट्र ही है। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सर जाने से पहले, बिफोर वी स्टार्ट द फेलिसिटेशन? You've got startups, you've got industry leaders, you've got students. What is the message that you'd like to leave with them about Maharashtra? देखिए, हमारी तो टैगलाइन है, महाराष्ट्र रुकने वाला नहीं है, वी आर नॉट गोइंग टू स्टॉप। और ये आप समझ लीजिए कि भारत की जो एक हमारा प्रधानमंत्री जी का मिशन है विकसित भारत 2047, उस विकसित भारत 2047 के साथ हमने विकसित महाराष्ट्र को अलाइन किया है और पूरी ताकत के साथ हम महाराष्ट्र को एक ग्लोबली कॉम्पिटिटिव इस प्रकार का स्टेट इस रूप में हम देख रहे हैं। और ये करते हुए मैं एक कहना चाहता हूँ कि मैं ये नहीं कहता कि हर चीज़ में वी आर द बेस्ट, और भी कई राज्य हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो महाराष्ट्र में हम लोगों ने ये पद्धति रखी है कि जिस राज्य ने जो अच्छा किया है हम उससे वो लेते हैं और उससे अच्छा करने का प्रयास करते हैं। तो हमारी कुछ मामलों में कंपटीशन अलग अलग राज्यों से और कुछ मामलों में हम अलग अलग देशों से भी कॉम्पीट कर रहे हैं। तो वी वांट टू बी ग्लोबली द बेस्ट। सबसे ज्यादा कंपटीशन विद इन द कंट्री आपकी किसके साथ है सर? नहीं, Who's ऐसा your fiercest competitor? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता किसी के साथ। इट्स अ हम लोग तो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म में हैं, तो इंडस्ट्री के मामले में अगर हम विचार करें तो गुजरात है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, इसके साथ हमारी कंपटीशन चलती है। अगर आप अलग अलग सेक्टर देखिए तो अलग अलग सेक्टर में अलग अलग लोगों के साथ कंपटीशन। लेकिन एक बात आप ध्यान में रखिए कि अल्टीमेटली वन ऑफ द इंडिकेटर इज एफडीआई, और एफडीआई में महाराष्ट्र हैज कंसिस्टेंटली बीइंग नंबर 1। और इट्स नॉट जस्ट नंबर 1, अगर आप देखिए तो हमारे बाद के जो 3 राज्य हैं उन 3 राज्यों का मिला के जितना एफडीआई है उससे ज्यादा एफडीआई अकेले महाराष्ट्र में आ रहा है। सो वी आर द नंबर 1। Devendra Fadnavis ji, thank you so much.